नमस्कार, आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं TNR न्यूज़ का खास कार्यक्रम सवाल जवाब का है और मैं हूं आपके साथ रुपेश ठाकुर। विधानसभा चुनाव के बाद लोकसभा चुनाव की सरगर्मी बहुत तेज़ है। ऐसे में हम लगातार अलग अलग विधानसभा और लोकसभा क्षेत्र में जा रहे हैं। प्रत्याशी, विधायक, मंत्री और नेता से आपकी मुलाकात करवा रहे हैं। इसी बीच हम आप पहुँचे हैं जयजयपुर विधानसभा क्षेत्र और वर्तमान में यहाँ से विधायक हैं बालेश्वर साहू जी। आज हमारे साथ वही मेहमान हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। राजनीति चर्चा में हम लोग आगे बढ़ेंगे सर, लेकिन हम चाहते हैं उससे पहले थोड़ा संक्षेप में अपने बारे में जानकारी दीजिए हमको और हमारे दर्शकों को। हम लोग एक सामान्य और पिछड़े वर्ग से आते हैं, जो एक गांव से एक राजनीतिक शिखर पर पहुंचे हैं। और जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने इस छोटी सी उम्र में टिकट देकर विधायक और जनता जनार्दन के आशीर्वाद से जो आज विधायक के रूप में मैं चुन के आया हूं, तो मेरा प्रयास रहेगा कि गांव के छोटे से छोटे समस्या और छोटे से छोटे काम और गांव के विकास के लिए पानी हो, स्वास्थ्य हो, सड़क, नाली, शिक्षा, ये सब हमारे मुख्य विकास के तौर पे और लोगों को सुविधा देने के लिए वो मेहनत करेंगे। और मुझे ये लगता है कि जिस तरह से जयजयपुर विधानसभा में राम सुंदर दास महंत जी 2008 में जीत कर आए थे और उन्होंने जो जितने भी पुल पुलिया जो बनाए हैं गांव से दूसरे गांव तक जोड़ने का काम किया है। उसके बाद केशव प्रसाद चंद्रा जी BSP से जीत के आए और उसके बाद जो क्षेत्र में रोडों का जो दुर्दशा था और है अभी भी, तो बीजेपी की जो 15 साल के सत्ता में क्षेत्र में रोड का काम नहीं हुआ, नाली का काम नहीं हुआ, अच्छी शिक्षा के लिए अच्छी स्कूल नहीं बन पाया और ना बढ़िया हॉस्पिटल नहीं बने। आज भी जयजयपुर विधानसभा में ना एक SDM कार्यालय नहीं है। लोगों को पहले जांजगीर का दौर लगाना पड़ता था, क्योंकि इस ज़िले से अब शक्ति ज़िला अलग हो गया है, तो शक्ति ज़िला होने के बाद भी अब लोगों को शक्ति जाना पड़ रहा है। पानी की समस्या आज प्रधानमंत्री जी ने गांव-गांव में पानी टंकी नल जल योजना के तहत बनवा रहे हैं, लेकिन आज 5 साल के बाद भी टंकी बन गया है, पाइप का विस्तार भी हो गया है, लेकिन उसमें पानी किसी भी एंगल से दिखता नहीं है। गांव में पाइप बिछाने के नाम से CC रोड को खोद दिया गया है और पानी के जब गर्मी के 44 डिग्री, 45 डिग्री, 46 डिग्री में पानी के लेवल लगातार नीचे जा रहा है। इस साल नहर में खेती के लिए पानी दिया नहीं गया। लोगों के भरोसा था कि कांग्रेस सरकार में पानी मिलता था नहर में, इस बार भी मिलेगा। सब ने खेती किया और बोर जिस तरह से चला, तो हम लोग को लगातार बिजली का भी जो ट्रांसफार्मर जलने का या उड़ जाने का, तो उसमें का भी सामना करना पड़ा। और पानी के लेवल जिस तरह से नीचे गिर गया है, तो कई जगह मान लो बोरिंग जो था बोर, उसमें मशीन फिट कर दिया। अब पानी लेवल गिरने के बाद या लाइट बिगड़ जाने के बाद गांव गली मोहल्ले महिलाओं को परेशानी क्या है। हैंडपम्प से तो आप पानी निकाल सकते हो, लेकिन लाइट गोल हो जाना या मशीन के ख़राब हो जाना, माने एक बस्ती, एक मोहल्ले पे पूरा मोहल्ला माने टेंशन में आ जाना, लगातार फ़ोन आना। तो अपन संघर्ष का जयजयपुर विधानसभा के सभी जनताओं ने एक संघर्ष का सामना करना पड़ रहा है, चाहे वो रोड की समस्या रहे, कि वही मैं पानी का समस्या रहे, चाहे शिक्षा की या स्वास्थ्य की। लगातार जयजयपुर विधानसभा संघर्ष कर रहा है। यहाँ अभी हम लोग विधायक जीत के आए हैं, सरकार BJP का बन गया, तो जयजयपुर का किस्मत ख़राब है या हमारा किस्मत ख़राब है जो सरकार के साथ तालमेल नहीं हो पा रहा है। अगर भविष्य में सरकार के साथ तालमेल होता है तो ज़्यादा से ज़्यादा विकास करने का मौका मिलेगा और विकास करने के लिए हम लोग प्रयास भी करेंगे। सर, आप किसान बेटा हैं, ज़मीन से जुड़े हुए हैं आप, तो किसानी छोड़ के राजनीति में आना कैसे, कब हुआ ये? मैं तो सोचा भी नहीं था कि मैं कभी राजनीतिक में आ जाऊंगा। हम लोग खेती पे विशेष ध्यान देते थे, खेती हम लोग करते भी हैं अच्छे तरीक़ा से,
और खेती से आज जो कुछ हम लोग है, मम्मी पापा का जॉब था और रिटायरमेंट हो गए हैं। तो गांव में हम लोग पढ़ाई लिखाई के साथ साथ खेती भी करते थे। अब एक छोटे से केंद्र सोसाइटी में भी मेरा जॉब था और वहाँ से मैं अपना मिसेस को एक बार जनपद का चुनाव लड़वाया, जीत गई। पहले 2014 में महिला बाल विकास में वो सभापति बनी। फिर 2019 में जनपद पंचायत बमहिंडी के अध्यक्ष और अफरीद मुड़पार परचौरी से उन्होंने चुनाव लड़ा और अच्छे वोटों से, अच्छे मार्जिन से चुनाव जीत कर आई और अध्यक्ष बनी। अध्यक्षता के दौरान अब उत्साह बढ़ जाता है, तो हमने लोगों के साथ, हम लोग भी कार्यकर्ताओं ने या जो कांग्रेस नेता है उन्हों के कहने से हम लोग फिर राजनीतिक में सक्रिय रूप से काम किए, निस्वार्थ भाव से, और छोटे से छोटे कार्यकर्ता को महत्व दिए। और तब जाके माननीय भूपेश बघेल जी, चरणदास महंत जी और हमारे राहुल गांधी जी, शैलजा जी, पुनिया जी भी थे। तो इन सब के आशीर्वाद से, विजय जांगीर जी और यादव जी थे प्रभारी, तो इन सब के आशीर्वाद से टिकट मिला। और टिकट मिलने के बाद जनता ने लगातार, हम लोग गांव गली मोहल्ले में जाते थे तो उन्होंने अपना पूरा ताकत, पूरा मेहनत लगाया कि इस बार कांग्रेस का विधायक बनाना है। और जांजगीर चांपा ज़िले के इस लोकसभा के 6 वार्ड के 8 विधानसभा हम लोग जीत के आए। और जीत के आने के बाद हमारे लिए अभी लोकसभा में ये बड़ी चुनौती हो गया है। अगर इस सीट को पूरे प्रदेश कह रहा है कि इस सीट को कांग्रेस जीतेगा करके, और हम लोग को भी उत्साह है कि जीतना है और जीतेंगे भी। डॉक्टर शिव डहरिया जी के लगातार संपर्क क्षेत्रों में बना हुआ है और लोगों का चाह है, जिस तरह से गुहाराम अजगल्ले ने 5 साल तक निष्क्रियता दिखाई है और नरेंद्र मोदी जी ने जांजगीर चांपा को 4 बार यहाँ से सांसद बन के लगातार यहाँ से जो गए हैं वो लगातार अपना निष्क्रियता दिखाए हैं। आज तक जांजगीर चांपा जिला के लिए या लोकसभा के लिए उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे लोगों ने मोदी के चेहरा पे वोट दे या गुहाराम अजगल्ले के चेहरा में वोट दे। पहले क्या होता था कि कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी चुनाव जीत के जाते थे और प्रधानमंत्री चुनते थे। अभी लगभग 10 सालों से ये हो रहा है, नरेंद्र मोदी के चेहरे से संसद चुन के जाते थे, यहाँ से जनता उनको बड़ा विकास करेगा करके जिता के भेजते हैं और उसके बाद जीतने के बाद वो अपने घर से बाहर नहीं। कई जगह लिखा भी है सांसद लापता है, सांसद का खोज किया जाए। तो अभी उन लोग का घोषणा पत्र, जैसे हम लोग का भी घोषणा पत्र आया है, तो उन लोग के घोषणा पत्र में क्या है, 400 पार संविधान को ख़त्म कर देंगे। तो ये माने ऐसा विकास नहीं। आज कांग्रेस पार्टी ने पुनः किसानों के ऋण माफ़ी की योजना के बारे में बात कर रही है। मनरेगा के जो मजदूर है उनका 200 रुपये से बढ़ा के 400 रुपये करने की बात है। या अपन देख लीजिए जो खेती अभी धान के जो समर्थन मूल्य है MSP, उसको अगर लागू कर देता है तो हमारे धान का जो रेट है आज 3100 मिल रहा है, वो लगभग 4000 से 5000 क्विंटल चला जाएगा। तो और महालक्ष्मी योजना के तहत हर महिलाओं को साल में 1 लाख और महीने में 8333 रुपया, या जो लड़का पढ़ लिख के अपन आए हैं उसको भी माने रोज़गार नहीं मिल पाता, तो 8500 साल में 1 लाख रुपया दिए जाने का, ऐसे तमाम घोषणा है। और स्वास्थ्य, शिक्षा, ये सब में ध्यान देना है। 30 लाख पद खाली है, उस पद को तत्काल भरने का भी निर्णय लिया जाएगा सरकार बनने के बाद। तो तमाम कांग्रेस पार्टी 70 सालों में जितना किए हैं वो नरेंद्र मोदी 10 सालों में उसको बेचने का काम किया है। और आप लोग भी मीडिया न्यूज़ से हैं, आप लोगों को भी मैं ज़मीन में जो कितना नरेंद्र मोदी ने काम किया है आप लोग भी जानते हो, देखते हो कितना कांग्रेस पार्टी ने किसानों के हित के, गरीबों के हित में अगर कोई पार्टी काम करती है तो है कांग्रेस पार्टी। जी सर, आप शिक्षित है, अच्छे डिग्री आपके पास हैं, आप PG किए हैं, तो जब पढ़ाई करते उस समय से राजनीति में आने के लिए सोचे कि राजनीति में आने के बाद पढ़ाई की शुरू की अपना? नहीं, मैं पढ़ लिया था और मेरा राजनीतिक में विधानसभा लड़ना 2017 में ही मैं विचार में लाया। एक महाराज जी थे, उन्होंने
मेरे को बोले कि आप विधानसभा चुनाव लड़ना तैयारी करो, टिकट देंगे करके। तो मैं पहले उसी समय माननीय भूपेश बघेल जी का पद यात्रा चल रहा था सूर्य नारायण से खरसिया तक का, उसमें मैं पहली बार शामिल हुआ। और उसके बाद उनका जो मेहनत देखा ना, तो चलो ठीक है हम लोग भी तैयारी करते, लेकिन मेरे को भरोसा नहीं था कि 2018 में टिकट मिलेगा, 2023 में भी टिकट मिलेगा। मैं सुना था कि कांग्रेस पार्टी में 40 साल, 45 साल, 50 साल के आदमी को टिकट मिलता है और काफ़ी बड़ा क्षेत्र है, तो हम लोग इस क्षेत्र को भंजा पाएंगे या जीत पाएंगे ऐसा इस उम्र में विश्वास नहीं था। लेकिन पार्टी के भरोसा, आशीर्वाद और जनता जनार्दन के आशीर्वाद से हर समाज, सर्व समाज ने मिल के साथ दिए हैं। परिवार के साथ साथ हर समाज ने अपना भाई, अपना बेटा समझ के मतदान किए और इस छोटी सी उम्र में विधायक बना के आप मेरे को रायपुर भेजे हैं। मेरा भी फर्ज बनता है कि क्षेत्र में मैं ज़्यादा से ज़्यादा काम कर लूँ, यही मेरा सौभाग्य रहेगा। आप कांग्रेस के जो आइडियोलॉजी उनको उनसे प्रभावित हुए हैं कि आपको लगा कि नहीं कांग्रेस है, बीजेपी में ऑप्शन चुनने की जब बारी आई तो मुझे कांग्रेस में जाना है, ऐसा कुछ था कि पहले से एकदम माइंड में क्लियर था कि मुझे कांग्रेस में जाना है? नहीं, 15 साल के जो रमन सिंह के सरकार को हमने देखा और जिस तरह से उन्होंने किसानों को लगातार बोनस देने के बाद किया था, उससे पहले हमारा राजनीतिक में हम लोग सक्रिय भी नहीं थे, सरकार के बारे में ज़्यादा जानकारी भी नहीं था। तो उन्होंने ठगा, फिर उनके घोषणा पत्र में लोगों को मोबाइल बांटना है, टिफ़िन बांटना है, चप्पल बांटना है, ऐसा योजना लाएं। तभी मन में एक मानसिकता बना कि पार्टी मतलब किसानों की बात करती, रोज़गार की बात करती। तो 15 साल सत्ता में रहने के बाद अगर विपक्ष के पार्टी कर्ज माफ़ी की बात कर रहा है, कांग्रेस पार्टी धान खरीदने की बात कर रहा है 2500 में, और बिजली बिल हाफ की बात कर रहा है, आत्मानंद स्कूल खोलने की बात कर रहा है, युवाओं को 1 लाख रुपया सालाना देने की बात कर रहा है। तो ये तमाम योजना जो देखने के बाद ऐसा लगा कि क्षेत्र में नया स्कूल, नया अस्पताल, हॉस्पिटल और का विस्तार होगा। तो अपन को लगा कि हाँ, ये पार्टी में रहने से और मेहनत करेंगे तो कुछ नया चीज़ सीखने का मिलेगा। और सत्ता में रहते हैं उस समय, अब बीजेपी से मेरा शुरू से ही लगाव नहीं था और कांग्रेस पार्टी से मेरा लगाव था। उसमें जो पार्टी में जिन लोगों ने जुड़ा था उसमें मैं भी, उन लोग मेरे साथी थे, तो उन लोग के भी आशीर्वाद बना था। तो इसलिए हम लोग कांग्रेस पार्टी चुने और कांग्रेस पार्टी ने आशीर्वाद दिया। पहली बार आप चुनाव लड़ रहे थे, आपके जो अपोजिशन में थे बसपा के एमएलए केशव चंद्र जी और बीजेपी भी जो कृष्ण कांत चंद्र जी थे, वो भी कद्दावर नेता है बीजेपी के। एक तरफ कांग्रेस पार्टी के आप जिला अध्यक्ष थे, दूसरी तरफ बीजेपी में जो कैंडिडेट थे वो भी जिला अध्यक्ष। तो डर लग रहा था कि मैं पहली बार चुनाव लड़ रहा हूँ, 2 दिग्गज मेरे सामने हैं? डर तो मेरे को नहीं लग रहा था। डर इसलिए नहीं लग रहा था कि अपन मेहनत के ऊपर भी विश्वास करते हैं। हमने चुनाव के दौरान हर गांव, हर गली, हर मोहल्ला तक पहुंचने का काम किए थे और जब मेहनत करोगे तो उसका रोजी रोटी मिलता है। हम लोग हर गांव, हर गली, हर मोहल्ला में जाके सभा किए, लोगों से मिले और लोगों के आशीर्वाद लिए। तो हर समाज, हर वर्ग के लोग, चाहे वो बुजुर्ग रहे, सियान रहे, महिला रहे, युवा साथी रहे, बच्चों में जोश मैंने देखा तो मेरा ताकत बन गया वो, और उसी ताकत के भरोसे आज मैं विधायक के रूप में आपके सामने बैठा हूँ। जी, अगर बात किया जाए सर, चंद्र समाज जो है जैजापुर विधानसभा क्षेत्र में, यहाँ बहुलता है उन लोग की, तभी 2 पंचवर्षीय से केशव चंद्र जी वहाँ से विधायक रहे हैं। अगर बात की जाए आपके समाज, चूँकि आप जिला अध्यक्ष भी रहे हैं साहू समाज के, तो आपको साहू समाज से जो सपोर्ट मिला है वो मिला है, और जो चंद्र समाज के लोग हैं कहीं ना कहीं उनकी नाराज़गी रही है, क्योंकि ऐसा आरोप भी लगता रहा है कि वो ज़्यादा लोगों के बीच में आना जाना नहीं करते थे विधायक जी, इसी वजह से। और जो विकास की बात की जाए उसमें भी उन लोग को इतना संतुष्ट नहीं लगा, तो ये कारण रहा कि आपके पक्ष में लोग आए? नहीं, भूपेश बघेल के जो कार्यकाल 5 साल का था और 2018 से 2023 तक, उन्होंने किसान को जो घोषणाएं किए थे किसानों या छत्तीसगढ़ के जनताओं को कि हमारी सरकार बनेगी तो हम लोग 10 दिन के भीतर कर्ज माफ़ करेंगे, 2500 में धान खरीदेंगे और बिजली बिल हाफ करेंगे। सरकार बनने के बाद शपथ लिए और शपथ लेने के 2 घंटा के भीतर इन्होंने 3 बड़े काम को किया। आज भाजपा सरकार बनने के बाद 5 महीना लगभग हो गया है। अब 5 महीना में जनताओं को अभी धान के अंतर का राशि, जबकि एक मुश्त देने की बात थी,
मातृवंदना अभी 2 बार ही दिए हैं, वो भी आधा अधूरा है। और 2014-15 का जो बोनस बचा हुआ था वो दे चुके हैं। हमको तो 16-17 का चाहिए था, लेकिन 12 लाख किसानों को ठगने का काम किया है और 14-15 का बोनस दे के, माने कहीं अब उसके सिवाय अभी भी आप बता दो एक काम किए होंगे या विष्णु देसाई के सरकार ने ऐसा कोई 5 महीना में किसानों के हित में उपलब्धि। उनके उप मुख्यमंत्री बोले कि हमारे सरकार बनेगा तो 2 लाख रुपए का हर व्यक्ति का कर्जा माफ़ करेंगे। सरकार बनने के बाद बोला विधानसभा में कि वो तो हमारे मोदी के गारंटी में था ही नहीं। तो मोदी के गारंटी में क्या 15-15 लाख था? मोदी के गारंटी में क्या अच्छे दिन था? मोदी के गारंटी में क्या 35 रुपया पेट्रोल का दाम नहीं था? आज वो 100 के पार हो गए। क्या 400 के गैस सिलेंडर आज 1200 नहीं हुए? तमाम वो योजना जो जनता जनार्दन को ठगने का काम किया है। और कहीं ना कहीं हम जब चुनाव लड़ रहे थे तो समाज हित वाली बात नहीं है। भूपेश बघेल जी ने किसान के प्रति जो काम किए थे सिर्फ हम लोग उसको जनता तक पहुंचाएं और हर जनता को लाभ मिला था। और हमारे ये जांजगीर चांपा क्षेत्र है, शक्ति क्षेत्र है, ये किसानों का गढ़ है, किसानों ने धान के कटोरा कहने जाने वाला क्षेत्र है। तो यहाँ के जो जनता ने मुंड बना लिया था, हम लोग एक चेहरा बने थे, लेकिन कहीं ना कहीं मैं नहीं किसी भी व्यक्ति यहाँ से खड़ा होता तो चुनाव जीत के आते। मैं किस्मत वाला हूँ जो मेरे को टिकट मिला। और मेरे समाज जो साहू समाज है, चाहे वो चंद्रा समाज रहे या हमारे सतनामी भाई रहे या आदिवासी समाज रहे, चाहे कुर्मी समाज रहे या बरेट समाज रहे या यादव समाज रहे या पटेल समाज, या हर समाज ने संघर्ष किया है, मेहनत किया है, तब जाके हम लोग इतनी बड़ी जीत हासिल किए हैं। जैजैपुर के इतिहास में अभी तक आपका सबसे बड़ी जीत जीत कर आप सामने आए हैं। तो आपको क्या लगता है कि जैसे कि अगर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी, 5 साल में बेहतर काम किया अगर होता, तो जैजैपुर के अलावा और भी बाकी सीटें थी, 35 सीट में आ गई 70 सीट से। अब सरगुजा और रायपुर वहाँ खेती किसानी होता नहीं है। और मेरा मानना है ये जो रायपुर के क्षेत्र है या सरगुजा के, तो हमारी कुछ गलतियां रहा होगा जो उस क्षेत्र को हम लोग बेहतर ढंग से समझ नहीं पाए। हमारे मुखिया भी या संगठन के पदाधिकारियों ने नहीं समझ पाया होगा। तो वहाँ के जनता ने हमको, अब सीधी सी बात है कि नकारा है, तब जाके वहाँ के बीजेपी का विधायक बना और उनका सरकार बना। लेकिन जहाँ जहाँ किसानों के क्षेत्र है वहाँ से कांग्रेस ने जीत के आया है। कुछ समय पहले टी एस आबा से हमारी इंटरव्यू हुई तो उनका कहना है कि कांग्रेस के अंदर जो संगठन है वो सही तरीके से काम नहीं कर पाई, या फिर जो एक लड़ता है स्ट्रेटजी उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए। नहीं, संगठन का देखिए, जब कोई पार्टी है तो एक घर के गार्जियन के आधार से ही चलता है। घर के गार्जियन अपने बच्चे, अपने परिवार या अपने दिनचर्या कैसे और ढंग से वो चला सकता है, वैसे एक पार्टी एक संगठन होता है। अब उस पर पार्टी के लोगों ने लगातार बदलाव चाह रहा था कि पदाधिकारी बदल जाए, और उसमें 1-2 को बदला, बाकी पुराना था। तो एक चेहरा को देख के भी जनता लोग ये थे। और फिर 2.5 साल वाला मामला भी रहा हम लोग के बीच में। फिर उसके बाद एक दूसरे को मंत्रियों ने खुद निपटाने के चक्कर में रहा। तो कुल मिला के माने हमारी ही गलती है, जिन्होंने आज हमारे गलती के सबक हमारी जनता ने दिया है। और इसको हम लोग बेहतर ढंग से आने वाले समय में या इस लोकसभा में हम लोग सुधार कर रहे हैं। हमने सभी पदाधिकारी सभी को महत्व दे रहे हैं, और जिन्होंने पार्टी के साथ नहीं दिए हैं वो अपना जगह भी जा रहे हैं। जी, आपको लगता है कि अगर टी एस आबा को मुख्यमंत्री बना दिया गया होता तो जो भी स्थिति कांग्रेस की यहाँ है ये नहीं होती? अब हमारा बड़ा चेहरा माननीय भूपेश बघेल जी थे, और राहुल गांधी और खड़गे जी के निर्देश में पार्टी के पदाधिकारी में चेंजिंग होते हैं। ये हमारे लिए, मैं विधायक के रूप में अभी चुन के आया हूँ, 4-5 महीना हुआ है, और इतनी बड़ी बात मैं अपने मुख से नहीं कर सकता। जो संगठन फैसला करेगा और जो पद में रहेगा वही हमारा वर्तमान नेता है। और मुख्यमंत्री के बदलाव से अगर सरकार बन जाता या नहीं बनता वो बात का विषय है, लेकिन संगठन में तालमेल होना बहुत ज़रूरी था, और तालमेल से ही कोई भी जंग को जीता जा सकता है। और अकेले या 50-50 में किसी को नहीं जीता जा सकता। संगठन ने सबक मिल गया है, आने वाले समय में इसको सुधार कर आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस का जो 5 साल का समय रहा है,
आपको क्या लगता है कितना विकास हो पाया? क्योंकि बीजेपी का कहना है कि अंधकार में ले गए हैं 5 साल में कांग्रेस, विकास की जो पटरी में हम लोग आगे बढ़े थे छत्तीसगढ़। 5 साल में आपसे मैं पूछता हूँ, 2 साल कोरोना काल था कि नहीं था? 3 साल भूपेश बघेल जी को मिला। 5 साल कोरोना काल के रहते 2500 रुपया धान का रेट दिया किसानों को, बिजली बिल हाफ योजना का लाभ दिया, कर्ज माफ़ी योजना का लाभ दिया किसानों को। 3 साल जो मौका मिला उसमें बेहतर ढंग से विकास और हर समाज को भवन या सीसी रोड या नाली या रोड या नहर, किसी भी संस्था के लिए रोज़गार रहे या युवाओं को या महिला या गौठान, आज हर गांव में गौठान खोल के 5 से 6 एकड़ ज़मीन को सुरक्षित कर दिए। तो आज इन लोग दारू बंद करने का बात करते थे 5 साल तक। सरकार में आते ही आपको पता है दारू का रेट बढ़ गया है 200 रुपये बाटल में। पता है कि नहीं पता है? आप पता कर लीजिए, मेरे पास PDF है, आपको भेज दूंगा। सरकार में आते ही 15% और बाटल में 200 रुपया बढ़ा दिया गया है। और दूसरी चीज़, जो ज़मीन में 30% रजिस्ट्री खर्चा कम किए थे भूपेश बघेल, उसको ख़त्म करके 30% बढ़ा भी दिए गए। तो इन लोग RSS के दम में या अडानी अंबानी के दिमाग से सरकार चला रहे हैं। और मुझे नहीं लगता कि आने वाले जो समय है उस समय में छत्तीसगढ़ का बेहतर ढंग से विकास हो पाएगा। सिर्फ एक होता है कि बीमारू अवस्था में दिन को काटा जाता है या मजबूरी में, तो वही स्थिति बना हुआ है छत्तीसगढ़ के ये विष्णुदेव साय के सरकार में कि ये 5 साल गुजारा जाए। और इस 5 साल में क्या किस ढंग से काम हो पाएगा वो आप लोग ज़्यादा अच्छे से, आप लोग हर विधानसभा घूम रहे हैं। अब आपको भी समझ में आ गया होगा कि 5 साल में ये विष्णुदेव साय के सरकार ने क्या क्या किया और क्या क्या करेगी। इसके पास कोई योजना ही नहीं है, कोई इसके पास अभी सिर्फ एक टारगेट है कि हमको 11 सीट जीतना है, उसी में दिमाग लगाया हुआ है। ये नहीं है कि जनता ने हमको आशीर्वाद दिया है, मौका दिया है, तो एक एक सेकंड को हमको अपने जनता के विकास कार्यों में लगाना है। ये सोच होना चाहिए छत्तीसगढ़ के सरकार का। आपको अगर 1 मिनट भी मिलता है आपसे बात करने के लिए, आपका काम को समझने के लिए आपको समय मिल जाता है, तो आपका बातों को सुनना चाहिए सरकार को और काम करना चाहिए, तब जाके हमारे क्षेत्र, हमारे छत्तीसगढ़ का विकास हो पाएगा। हम लगातार अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में जा रहे हैं सर, विधायकों से बात करें, कांग्रेस के भी जिसमें शामिल हैं, तो उनका ये कहना है कि जो मातृवंदन योजना है उनको लेकर उन लोग माथा पीट रहे हैं कि अगर ये नहीं आता तो फिर कांग्रेस अभी भी सत्ता में रहती। तो अभी भी एक फैक्टर मानते हैं मातृवंदन योजना जो है वो बरकराने का काम किया। उस क्षेत्र में, सरगुजा क्षेत्र में, वहाँ बूथों में वोट की संख्या कम रहता है, उन्होंने उस क्षेत्र को टारगेट में रखा। रायपुर जो है हिंदू सिटी क्षेत्र है मतलब, और जो सिटी क्षेत्र है वहाँ भाजपा का उसको गढ़ माना जाता है। तो मातृवंदना योजना में उन लोग अब जिस तरह से फार्म उरम भरवाए थे और पहला किस्त नगद में एडवांस दिए थे, और पहले ही खाते में पूरे आपके परिवार में 10 आदमी है तो 10 को 1-1 हज़ार मिलेगा, ऐसा बोले थे। तो हो सकता है उसका भी प्रभाव रहा होगा और उसके चक्कर में बदला होगा, या हमारे पार्टी में जिस तरह से हम बताएं कि 2.5 साल वाला मामला था, या हमारे जो संगठन है उसमें तालमेल नहीं बन पाया होगा, तो उसका भी कारण बन सकता है। या जनता जनार्दन ने हो सकता है ये कर्ज माफ़ी योजना या 2500 रुपये में धान खरीदना या बिजली बिल हाफ करना को पसंद नहीं किया होगा। तो ऐसा कोई मुद्दा तो रहा होगा जिसको आप लोग तलाश कर बताइए और उसको हम लोग सुधार करेंगे आने वाले समय में। और हमारे ढंग में तो जो उन्होंने भूपेश बघेल ने जो काम किया, भारत में पहले नंबर का मुख्यमंत्री के तौर पे देखा गया है और प्रधानमंत्री के द्वारा उनको तो अवार्ड भी मिला गया है। जी, अब जैजैपुर विधानसभा क्षेत्र की बात करते हैं सर। मूलभूत सुविधाओं के लिए अभी भी लोग वहाँ के वंचित है, वहाँ से तो वहाँ तक पहुँचाने के लिए क्या बहुत ज़्यादा वंचित है। और मैंने लगातार विष्णुदेव साय के सरकार या मंत्री को मिलता हूँ तो लगातार मेरा एक ही कहना रहता है कि भैया जैजैपुर बहुत मंत्री जी पिछड़ा हुआ है और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग उसमें बेहतर ढंग से काम करेंगे तो कुछ तो आगे बढ़ जाए। क्या है, हमारा और आपके लड़ाई के चक्कर में जनता जनार्दन को नुकसान नहीं होना चाहिए। उनको जो लाभ, जो सुविधा, चाहे वो स्वास्थ्य का रहे, चाहे शिक्षा का रहे, कि जल जंगल ज़मीन का रहे, उसको मिलना चाहिए। हमारे
भाजपा बन जाना या कांग्रेस का बन जाना या बीएसपी का बन जाना मुद्दा नहीं रहना चाहिए। क्षेत्र के विकास और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे क्षेत्र के जो बच्चे हैं, बूढ़ा बुजुर्ग सियान हैं, है ना, खेती का क्षेत्र है। आज तक जांजगीर चांपा को धान के कटोरा कहा जाता है और यहाँ खेती के लिए एक ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिसमें किसानों को प्रशिक्षण दिया जाए, किसानों को कैसे खेती किया जाए, किसानों को किस तरह का खेती करे तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिला जाए, वो धान या कोई अन्य फसल उपजाए उसको कहाँ बेचे, ये सब सिस्टम बनना चाहिए था। धान के कटोरा या खेती हमारे पास न जंगल नहीं है, फॉरेस्ट नहीं है, तो हमारे पास तो जगह है और हम चारों तरफ से नदी से घिरे हुए हैं। हमारे पास पानी की पर्याप्त यहाँ सुविधा है, नहर का सुविधा है, तो हम ज़्यादा फसल और अन्य फसल भी ले सकते हैं। और भूपेश बघेल जी ने प्रयास भी किया था, कूदा कुटकी से लेके हर में अनुदान भी दे रहे थे, खेती से जोर भी दे रहे थे, पेड़ों लगाने पे अनुदान दे रहे थे, बगीचा लगाने के लिए अनुदान दे रहे थे। हर चीज़ में उन्होंने प्रयास किया कि इस क्षेत्र के बढ़ोतरी हो। उनको समय ज़्यादा नहीं मिल पाया, ये दुखद बात है। उसके बाद भी यहाँ के किसान सिर्फ एक ही फसल करते हैं, धान की, चना के, जो MSP तय है उसमें, एक धान की ही फसल में 3100 रुपये मिलना है, बाकी कोई फसल में किसानों के लाभ नहीं है। टमाटर का खेती करता है, जिस दिन टमाटर पकता है उस दिन 2 रुपये 4 रुपये किलो हो जाता है। बैगन का खेती करता है, जिस बैगन तोड़ने के लायक होता है उस दिन 2 रुपये 3 रुपये किलो हो जाता है। तो MSP भी तय होना है। अभी केंद्र गवर्नमेंट ने, हमारा अगर सरकार बनता है तो MSP तय कर देगा कि हमारे पास जो सब्जी हम उपजा रहे हैं उसको 100 रुपये में बिकना है तो 12 महीने 100 रुपये में बिकेगा। तो ये MSP तय करेगा तो किसानों को डायरेक्ट लाभ मिलेगा उसका। जी, स्वास्थ्य की व्यवस्था यहाँ बहुत लचर है, किसी छुपा नहीं है। इसको लेकर क्या रोड मैप तैयार है? अस्पताल का हालात होगा, चाहे स्टाफ की कमी हो गया। स्वास्थ्य के विषय में हमारे मुख्यमंत्री जी ने लगातार दवा ये खोले थे, क्या बोलते हैं, मेडिकल, धन्वंतरी मेडिकल के नाम से जो 2400 घंटा चलता था। फिर उनका ये घोषणा भी था कि हर हॉस्पिटल में एक्सरे और ब्लड टेस्टिंग, सोनोग्राफी, CT स्कैन का सुविधा हर सरकारी अस्पताल को दिया जाएगा, एम्बुलेंस का सुविधा दिया जाएगा। तो तमाम योजना मिलना था और प्रयासरत भी था। अपन जांजगीर में जो जिला अस्पताल है वहाँ दिए भी हैं, डायलिसिस का जो मशीन है उनको भी दिए थे। तो ये सुविधा मिलना था। अब देखिए विष्णुदेव साय सरकार इसको कितना आगे बढ़ा सकता है। ये योजनाओं को बंद करते हैं कि योजनाओं को आगे बढ़ाएंगे। जिस तरह से बीजेपी निष्क्रियता दिखा रही है तो उसमें तो सीधा सीधा अपन किसान भाई को ही नुकसान है, हमारे युवाओं को नुकसान है। आज स्कूल की ही बात देख लो, जिस स्कूल में पहली क्लास से 5वीं क्लास तक के बच्चा पढ़ने जाना है और वही स्कूल में 1 या 2 मास्टर है, तो वो क्या शिक्षा प्राप्त करेगा आप बताइए। पहले ही शुरुआत दौर पे उस बच्चे को अच्छी शिक्षा नहीं मिल पा रहा है तो आने वाले भविष्य में वो क्या, कैसे वो 5वीं से फिर 8वीं या 8वीं से 12वीं या 12वीं के बाद वो कैसे कॉलेज में अपन टॉपर बन सकता है। तो ये सब में सरकार को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। माननीय भूपेश बघेल जी ने आत्मानंद स्कूल, इस सरकार बनता तो अभी तक हर गांव में आत्मानंद स्कूल, सरकारी स्कूल को आत्मानंद स्कूल में बदलाव। जी, आपके पास क्या रोड मैप है आने वाले समय में? शिक्षा को लेकर हो गया, स्वास्थ्य को लेकर हो गया, रोड कनेक्टिविटी को लेकर? सरकार के योजना से शिक्षा, स्वास्थ्य ये सब चलना रहता है। हम ज़्यादा से ज़्यादा अपन रोड में उतर के लोगों को मदद करने का प्रयास करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे क्षेत्र, हमारे ज़िला को लाभ मिल सके, हमारे छत्तीसगढ़ वासियों को लाभ मिल सके। और हम प्रयासरत करेंगे कि यहाँ के बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके, हर स्कूल में शिक्षक की व्यवस्था हो सके, हॉस्पिटल में और डॉक्टरों का व्यवस्था हो जाए। तो तमाम जो जिससे जनता जनार्दन को सुविधा पहुँचे, वो सुविधा पहुँचाने के लिए हम लोग लगातार। जी सर, पलायन भी एक बहुत बड़ा इशू है, मुद्दा रहा है। तो जो रोज़गार युवा हैं उनके हाथों को रोज़गार मिलेगा तो ये जो समस्या पलायन की अपने आप ख़त्म हो जाएगी। तो रोज़गार को लेकर क्या है आपके पास है? अब रोज़गार के स्थिति को तो आप देख रहे हो, अग्निवीर योजना ला के बच्चों के भविष्य को बिगाड़ा जा रहा है। अग्निवीर योजना ला के बच्चे के भविष्य को 4 साल में उसको शहीद का ना दर्जा मिल रहा है, ना पेंशन मिल रहा है। अब वो 4 साल पढ़ लिख के जाएगा, उसके बाद वो क्या काम करेगा, ना उसको अनुभव मिलना है। तो केंद्र सरकार जो है जो योजना बनाया है, किसके कहने से बनाया, उसका कौन गुरु है वो खुद जाने।
और लोगों को भी मैं कहना चाहता हूँ कि जो आपके बारे में सोचता है आप उनको चुनिए, जो आपके बारे में नहीं सोचता है, आप तक नहीं पहुंचता है, आप उसके बारे में बिल्कुल सोचना मत। किसी फेस को देख के हम विकास के बारे में विचारधारा नहीं कर सकते। अभी मैं आपको टंकी के बारे में बताया हूँ, आप किसी भी गांव में चले जाइए और टंकी के जो पानी टंकी का व्यवस्था को देख लीजिए, उसमें पानी नहीं हवा आ रहा है। अब लोग पानी पिएंगे कि हवा पिएंगे? तो ये तो अपन बीजेपी के डबल इंजन सरकार की व्यवस्था है। जैसे कि आपने मेंशन किया सर, आप ही अब वर्तमान में बीजेपी की सरकार है प्रदेश में और आप कांग्रेस से हैं, तो जो ये टकराहट होती है, चाहे क्षेत्रीय विकास को लेकर हो जाए, चाहे कोई भी अगर किसी चीज़ के निर्माण के लिए हो जाए, प्रस्ताव को हो जाए, तो अभी लगता है कि ये जो विकास का आप करना चाहते हैं क्षेत्र में कहीं ना कहीं बाधक बनेगी? देखिए, मेहनत करने से हर चीज़ में सफलता मिलता है। आप मन से ये हटा दीजिए कि बीजेपी का सरकार है। हाँ, आप ये मन में लगाइए कि मेरे को इस गांव में इस चीज़ पे काम करना है, होगा। मन में ये सेट मत करिए कि बीजेपी की सरकार है या हम कांग्रेस के विधायक हैं तो हमारा काम नहीं होगा। हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा चिट्ठी लिखेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा अपन मुख्यमंत्री, कलेक्टर और जहाँ जिससे भी काम होना है उससे काम कराने का प्रयास करेंगे। और जनता जनार्दन ने जो सुविधा देना है उसका लड़ाई हम लोग लगातार लड़ेंगे। ठीक सर, जैसे कि भी आपने बताया कि बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ मुझे काम करने की ज़रूरत है, तो कौन कौन से 2-3 क्षेत्र होंगे जिन पे आप इंस्टेंट उसमें काम करना चाहेंगे? विशेष रूप से अभी हमारे क्षेत्र जो खेती का है, तो नहर पे, दूसरा जो सुविधा है रोड पे चलने का। आज भी हमारे क्षेत्र के जो रोड है, चाहे वो मुख्यमंत्री सड़क योजना रहे या प्रधानमंत्री सड़क योजना रहे, आज भी कच्ची है या बना है तो दोबारा बन नहीं पाया है। तीसरी अपन शिक्षा है, चौथी स्वास्थ्य, और जितनी भी छोटी छोटी समस्या, जैसे अपन जैजेपुर विधानसभा में एसडीएम कार्यालय का होना था, आज तक एसडीएम कार्यालय नहीं खुल पाया है। या और स्कूलों में अपन मास्टरों की कमी है, गुरुजी का कमी है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा अगर भर पाएँ तो अपन यहाँ बच्चों को अच्छा शिक्षा प्राप्त होगा। हॉस्पिटल में डॉक्टरों की कमी है, तो ज़्यादा से ज़्यादा अपन यहाँ डॉक्टर आ जाए, ज़्यादा से ज़्यादा उप स्वास्थ्य केंद्र खुल जाए गाँवों में। तो ये सब हमारा प्रथम प्राथमिकता में रहेगा और उसका हम लोग लड़ाई लगातार लड़ेंगे। और जनताओं ने जो भरोसे के साथ हमको चुना है, उस भरोसे के साथ हम लोगों के साथ खड़े रहेंगे। ठीक सर, अब बात लोकसभा चुनाव की करते हैं, क्योंकि लोकसभा जो चुनाव यहाँ है वो उसका महापर्व चल रहा है प्रदेश और राज्य में। तो अगर बात किया जाए यहाँ की लोकसभा क्षेत्र की बात, तो आपको क्या लगता है कि जो प्रत्याशी बीजेपी कांग्रेस की, क्योंकि यहाँ 8 विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस की एमएलएज हैं, तो बढ़त इस बार दिख रही कांग्रेस की? पहली बार इस बार कांग्रेस की पार्टी की जीत के आने वाली है? हम लोग का अभी जो 11 सीट है छत्तीसगढ़ में मेरे आधार से हम लोग 11 के 11 सीट जीत सकते हैं, बशर्ते अपन जो कार्यकर्ता है वो अपने अपने जो बूथ है या जिस मोहल्ले पे रहता है, कांग्रेस के पास कार्यकर्ता की कमी नहीं है। काम करने का झलमलाहट है, हमको पूछा जाएगा तो करेंगे। पार्टी और निर्वाचन आयोग जिस दिन से चुनाव डिक्लेयर कर दिया है, पार्टी प्रत्याशी दे दिया है, चुनाव चालू है। और मैं तो सभी से अपील करना चाहता हूं कि अपने बूथ में, अपने सेक्टर में, अपने जोन में, अपने ब्लॉक में, अपने विधानसभा में ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें। और आने वाले जो चुनौती है, जिस आज संविधान खतरे में है, आप खुद सुन रहे हो, या 400 पार करना अगर नरेंद्र मोदी का टारगेट है, तो 400 पार करने से अगर विकास हो जाता है तो 10 साल से मोदी के तो एक तरफा सरकार है, क्या चीज़ में कमी आ गया आप बताइए? और या 10 साल में नरेंद्र मोदी ने ऐसा क्या काम किया है जो हम उसको वोट दें, उसको आप बताइए। आप जनताओं को बताइए 10 सालों में नरेंद्र मोदी ने क्या किया है। 70 सालों में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया बोलते थे, हम बता रहे हैं 70 साल में जो कांग्रेस ने किया है उसको 10 साल में नरेंद्र मोदी ने बेचने का काम किया है। और ख़रीदा भी है, ईडी को ख़रीदा है, सीबीआई को ख़रीदा है, इलेक्ट्रॉन बॉन्ड ख़रीदा है, अडानी अंबानी को ख़रीदा है, बहुत सारे चीज़ ख़रीदा है जो किसान को डायरेक्ट नुकसान पहुंचाता है। सर, जांजगीर जो लोकसभा क्षेत्र अभी वर्तमान में कमलेश जांगड़े जी बीजेपी की तरफ से हैं और डहरिया जी कांग्रेस की तरफ से, लेकिन ये बात आ रही है कि डहरिया जी यहाँ से लोकल से नहीं है, बाहर से हैं, तो जो बाहर से आए हुए हैं उसको हम लोग पसंद नहीं करेंगे। तो मेरे हिसाब से अपन
और कोरबा प्रत्याशी जो भाजपा का है सरोजा पांडे चुनाव हार गए हैं। नरेंद्र मोदी बनारस से चुनाव लड़ते हैं तो फिर वो चुनाव हार जाएंगे। अभी आप जनता के बीच जा रहे हैं तो प्रतिक्रिया कैसे आ रही है? हम लोग चुनाव जीतेंगे और बहुत ही अच्छे मार्जिन से चुनाव जीतेंगे। लोगों ने जिस तरह से नरेंद्र मोदी को डायरेक्ट नकार रहा है, उनका झूठा जो फेंकबाजी है, जो 15-15 लाख देंगे या अच्छे दिन लाएंगे, 400 के गैस को 1200 कर दिए हैं, या अभी बिजली बिल आपकी योजना को ख़त्म करने का बात है, या 5 किलो अभी चावल जो 35 किलो चावल मिल रहा है तो कार्डों में 5 किलो देंगे आने वाले समय में लिखा है। तो तमाम किसी भी क्षेत्र में विकास नहीं हो रहा है, सिर्फ विकास हो रहा है तो अडानी अंबानी का रेल के पटरी में चले जाइए तो आप जब गाड़ी देखोगे तो उसमें अडानी रेल लिखा रहता है। एयरपोर्ट पे चल जाओ तो वहाँ अडानी अंबानी का ठेका चल रहा है। रेलवे स्टेशनों का अडानी अंबानी का है। प्लांट स्टेशन भी उन्हीं का हो रहा है। नौकरी है उसको भी ठेका में दिया जा रहा है। शिक्षा को ठेका में दिया जा रहा है। स्वास्थ्य को ठेका में दिया जा रहा है। तो इन सरकार की मानसिकता क्या है? सरकार कुछ करना नहीं चाह रहा है, दूसरे के भरोसे सरकार होता है। सरकार को अपने हाथ में रख के काम करना चाहिए। किसी थर्ड पर्सन के भरोसे में सरकार नहीं चलता है। सरकार की जिम्मेदारी है स्वास्थ्य, शिक्षा, न्याय, ये अपने हाथ में रखना चाहिए। जनता के विकास और आने वाले पीढ़ी के विकास के लिए काम आएगा। जीत का मार्जिन क्या रहने वाला है आपके हिसाब से? हमारा जीत का मार्जिन 1 लाख प्लस रहेगा। यहाँ कांग्रेस के से बहुत दिग्गज नेता है जो बीजेपी का दामन थाम रहे, तो आपको लगता है कि ये भी एक कौन दिग्गज नेता है बताइए? कौन काम किया है विधानसभा चुनाव में? उसके बाद भी हम तो विधायक बन के आए हैं। किसी कौन चिंतामणि महाराज आप बताइए? पार्टी ने जिन्होंने टिकट दिया था आज उन्होंने गया है और उसके क्षेत्र में क्या है बताइए हाल स्थिति? किसी के आ जाने से या किसी के चले जाने से पार्टी में कोई बदलाव होता नहीं है। ठीक है, जिनका मानसिकता जो भ्रष्टाचार से डूबा हुआ था वो अपना जगह सुरक्षित करने के लिए किसने एक दल से दूसरे दल को चुन लेते हैं। कल फिर कांग्रेस की सरकार आएगा तो फिर कांग्रेस के हम अपने घर आपसी कर रहे हैं बोलेंगे। तो इस चीज़ पे मत जाइए कौन कहाँ ठहरा है। आने वाला समय जनता का क्षेत्र है और जनता जनार्दन उस नेता को चुन के भेजेगा जो क्षेत्र का नेतृत्व करेगा। जी सर, आप हमसे जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जाते जाते हमारे माध्यम से अपने दर्शकों को कुछ कहना चाहेंगे? मैं चुनाव के समय है और मैं आप सबसे अपील करना चाहता हूं कि जिस तरह से नरेंद्र मोदी सरकार लगातार 10 सालों से जनता को भरोसे में दे रहे हैं कि मैं आने वाले समय में ये करूंगा, 2047 में विकसित भारत का निर्माण करूंगा। मैं कहना चाहता हूं कि हम वर्तमान ज़िंदगी जी रहे हैं और जिस तरह राहुल गांधी और खड़गे जी ने कांग्रेस पार्टी ने अपना न्याय योजना बनाए हैं वो किसानों के हित में है, बच्चों के हित में है, महिलाओं के हित में है, बुजुर्ग सियान सभी के हित में है। तो मैं इस लोकसभा चुनाव में आप ज़्यादा से ज़्यादा कांग्रेस पार्टी के लिए मतदान करिए, इतना ही मैं अपील करना चाहता हूं। और अपन सरकार बनते ही हमारे जो 5 गारंटी है उसमें हम लोग काम करने का प्रयास करेंगे। तो आपने सुना जैजैपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक बालेश्वर साहू जी को। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। अगली बार आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए कार्यक्रम में नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।